नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। आज हम बात करेंगे सिरसा की। अब हरियाणा में चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है। कल प्रचार समाप्त हो जाएगा 5 बजे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी 10 सीटें हैं उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा से विजय जसूजा जी। ये सिरसा की पॉलिटिक्स को बहुत गहरे से उस पर नजर रखते हैं और सिरसा की सीट एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस का रुतबा शुरू से पहले दिन से ही माना जा रहा था कि कुमारी शैलजा वहां से लड़ रही हैं और कुमारी शैलजा जो हैं वो स्टेट में मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा को वो चुनौती दे रही हैं। एसआर के ग्रुप की वो मेंबर हैं। तो कितनी चुनौती उनकी अशोक तंवर से हैं। अशोक तंवर भी कभी पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनकी हुड्डा जी से नहीं बन पाई, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़ के बाहर जाना पड़ा और कई पार्टियों का रास्ता चक्कर निकालते हुए वो सिरसा पहुंचे हैं। वो बीजेपी में पहुंचे हैं और वहां से जो उस समय सांसद थी सुनीता दुग्गल जी, उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर जी को टिकट दी गई, लेकिन पहले दिन से ही वो मुश्किल में है। तो अशोक तंवर जी बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और कुमारी शैलजा जैसा मैंने बताया कांग्रेस की तरफ से हैं। तो विजय जी, अभी आपको क्या स्थिति लग रही है सिरसा के अंदर? आज की तारीख में कौन कहां खड़ा है, दोनों जो ये मुख्य दावेदार हैं? बिल्कुल कमल जी, इस बार जो इलेक्शन है लोकसभा 2024 का काफी रोमांचपूर्ण रहने वाला है। हालांकि दो बड़े लीडर आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो कांग्रेस के दोनों पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कह सकते हैं, संजोग की बात है, या कह सकते हैं कि दोनों ही सिरसा के पूर्व सांसद, ये भी एक संजोग की बात है। लेकिन दोनों की जो फाइट है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कड़ी देखने को मिल रही है। हालांकि कुमारी शैलजा की बात की जाए तो पुराना इतिहास गवाह है कि अब तक 2 बार वो खुद एमपी रह चुकी हैं और उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह वो भी यहाँ से 4 बार एमपी रह चुके हैं। हालांकि अशोक तंवर की बात की जाए तो फिलहाल 2009 में वो पहली बार यहाँ से सांसद चुने गए थे और उसके बाद बैक टू बैक 2 इलेक्शन वो हार गए थे। हालांकि अब उनका इलेक्शन है, चौथा इलेक्शन है। हालांकि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा में से अगर कोई भी कैंडिडेट सिरसा लोकसभा से हारता है तो माना जाए तो सिरसा लोकसभा से उनकी हार की हैट्रिक भी हो सकती है। फिलहाल दोनों कैंडिडेट पूरा तेज से अपना जो चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी यहाँ प्रचार हुआ था, रैली हुई थी। हालांकि राम भक्त को लेकर ही उन्होंने पूरी गाथा सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर गाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो वर्कर हैं और जो दूसरे जो लोग हैं कहीं ना कहीं राम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर योगी के जो कार्यक्रम का जो आयोजन सिरसा में हुआ था, कहीं ना कहीं अशोक तंवर को सीधा सीधा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और बात की जाए तो कुमारी शैलजा अपने आप में एक बड़ा नाम है। हालांकि कुमारी शैलजा बिल्कुल जो उनके कांग्रेस की जो बात कही जाती थी कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन सिरसा में बात की जाए तो सिरसा लोकसभा में कांग्रेस एकजुट दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हुड्डा गुट के जो सीनियर लीडरशिप है, भले ही बात की जाए तो जो उदयभान है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक भी विजिट सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। हालांकि पड़ोसी जो जिला है, जो हिसार लोकसभा है, वहां पर वो दौरा कर चुके हैं अपने कैंडिडेट के लिए, जयप्रकाश के लिए वोट मांग चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उनका दौरा भी सिरसा में नहीं हुआ है। हालांकि हुड्डा गुट के जो छोटे लीडर हैं, यानी कि जो सिरसा इकाई के जो लीडर हैं, वो पूरी तरह से शैलजा के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन हुड्डा गुट की नाराजगी, जो हुड्डा के शीर्ष नेतृत्व जो लीडर हैं, वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि कुमारी शैलजा ने सिरसा लोकसभा का जो जिम्मा है वो खुद ही अपने कंधों पर उठाया हुआ है। हालांकि इसका नतीजा आने वाले दिनों में कितना कुमारी शैलजा को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इसकी थोड़ी बहुत तस्वीर 25 जून को क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा। तो साफ तौर पर कहा सकता है कि जो महासंग्राम है लोकसभा चुनाव को लेकर, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच में रहने वाला है। हालांकि कैंडिडेट काफी हैं, जेजेपी के भी हैं, इनेलो के भी हैं और बीएसपी के, और कई निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी में रहेगी। जी, एक एक करके एक इश्यू को टच करते हैं।
विजय जी, आपके हिसाब से हुड्डा गुट का सरसा लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव है, कितने वोटर को वो प्रभावित कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल। हाँ, मैं बात कर रहा था कमल जी, हुड्डा गुट का जो अस्तित्व है वो सिरसा जिला में ठीक ठाक देखने को मिलता है। हालांकि बात की जाए तो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के 2 विधायक यहाँ सिरसा जो है डिस्ट्रिक्ट उसमें देखने को मिले थे। हालांकि दोनों जो विधायक हैं वो हुड्डा गुट के ही हैं। अब बात की जाए तो डबली में अमित सिहाग हैं, जो डॉक्टर केवी सिंह है, जो हुड्डा साहब के जो पूर्व ओएसडी रह चुके हैं उनके बेटे हैं। खुद अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय जो हुड्डा साहब थे वो भी काफी जो प्रचार या रैलियों के दौरान यहाँ सिरसा में भी काफी उनके टूर बने थे। और बात की जाए तो साथ ही लगता है कारावाली जो पंजाब के साथ टच भी है, तो वहां भी कहीं ना कहीं बात की जाए तो शीशपाल केहरवाला वो भी हुड्डा गुट के माने जाते हैं। हालांकि अब जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर जो एकजुट होने की बात की जा रही है, तो कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में भी कहीं ना कहीं ये दोनों विधायक या इनके जो सीनियर लीडरशिप है वो दिखाई दे रही है। तो बात की जाए तो हुड्डा गुट का वर्चस्व कुमारी शैलजा के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ हुड्डा गुट का भी वर्चस्व पूरे जिले भर में देखने को मिलता है। तो कह सकता है कि कुमारी शैलजा की जितने तो विजय जी, हम या लोकसभा की 9 सीटों में से कांग्रेस के कितने विधायक हैं, हमारे दर्शकों को बताएं जरा इस बारे में। जो लोकसभा की सिरसा सीट है उसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं, तो 9 विधानसभा की सीटों में कितने विधायक हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, बात की जाए तो सिरसा की 9 लोकसभा जो है वो विधानसभाएं हैं। सिरसा, डबवाली, कारावाली, रानिया, इलाहाबाद ये पूरे जिले की होगी। बात की जाए तो पड़ोसी जो जिला है फतेहाबाद, रतिया और टोहाना ये फतेहाबाद की होगी। और बात की जाए तो एक सीट जो है विधानसभा जींद जिले में पड़ती है, नरवाना। तो साफ तौर पर सिरसा में ही 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। बात की जाए तो फतेहाबाद की रतिया में, और बात की जाए तो फतेहाबाद या टोहाना कांग्रेस का यहाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं है। हालांकि जो टोहाना से जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के और ऑलमोस्ट बीजेपी के भी वहां हार गए थे। और बात की जाए तो जो जेजेपी के जो विधायक हैं बबली, वो अब पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और बात की जाए तो नरवाना में भी अब कांग्रेस का विधायक नहीं है। तो बात की जाए तो लोकसभा की बात की जाए तो 9 हलकों में से सिर्फ 2 ऐसे जो हलके हैं उनमें कांग्रेस के विधायक हैं, और वो पूरी तरह से सिरसा हेडक्वार्टर के यानी कि सिरसा जिला में ही वो जो हलके हैं उनके वो पड़ते हैं। और इन दोनों की जो लॉयल्टी है वो हुड्डा जी के प्रति है। जी जी, इन दोनों जो 2 विधायक हैं, इन दोनों की जो लॉयल्टी है वो हुड्डा जी के प्रति है, आपका ये कहना है। बिल्कुल 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 जी। तो ये अभी हो सकता है शैलजा जी के साथ हो, लेकिन ये शैलजा जी के साथ ही रहेंगे या वोटिंग शैलजा जी को ही करवाएंगे, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हुड्डा जी या उनके जो नजदीकी हैं वो पड़ोस की हिसार सीट तक तो आते हैं लेकिन सिरसा सीट में कदम नहीं रखते हैं। तो कांग्रेस में ये जो मतभेद है लीडरशिप के स्तर पर वो तो साफ है, क्योंकि हुड्डा जी को कोई कंपटीशन दे सकती हैं तो वो शैलजा जी ही दे सकती हैं, तो हुड्डा जी उनकी मदद क्यों करेंगे। और जबकि ये नॉन फैक्ट है कि कांग्रेस में जो है वो भेदभाव और इस तरह की गुटबाजी चलती है और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं ये लोग। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं। बिल्कुल कमल जी, आपको एक अहम थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि देश में जितने भी जहां जहां कांग्रेस स्थापित है तो वहां के लोगों का एक परसेप्शन अलग से है। बीजेपी कांग्रेस को नहीं हराती है, कांग्रेस को ही हराती है। ये लोगों के अब दिमाग में परसेप्शन आ गया है, क्योंकि हर जगह देखने को मिलती है गुटबाजी हावी रहती है। हुड्डा गुट के कार्यक्रम आप काफी जो लंबा चौड़ा है वो इसमें मीडिया में एक्सपीरियंस रहा है। आप भी काफी जगह से कवरेज करते हैं और आपको भी सारा कुछ रिपोर्ट सारा दिन की मिलती रहती है कि हुड्डा गुट के कार्यक्रम में शैलजा गुट के यानी कि SRK शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला गुट के कोई भी लीडर इन 3-4 सालों में देखने को नहीं मिल पाया है। हालांकि कई बार मजबूरी में ही मंच साझा करते हैं, लेकिन वहां भी गुटबाजी इतनी हावी होती है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि इसका जीता जागता उदाहरण ही पिछले दिनों
फतेहाबाद में एक कार्यक्रम में था, जहां जो केंद्रीय जो नेतृत्व वो करते हैं सचिन पायलट, जो हरियाणा के साथ जो लगता है राजस्थान, वहां के पूर्व डिप्टी सीएम भी सचिन पायलट रह चुके हैं। तो वहां भी बात की जाए तो वहां भी ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला था कि जो विनीत पुनिया हैं, जो अपने आप में एक दिल्ली अप्रोच करते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बिल्कुल नजदीकी उनका ताल्लुकात रहता है, तो उनकी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें पूर्व सीपीएस और फतेहाबाद के जो विधायक हैं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को वो कोनी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद का जो एपिसोड हुआ, सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं जो गिलाखेड़ा है, जो पूर्व विधायक हैं वहां के, उनको भी पीछे धकेलते, उनको भी डांटते हुए दिखाई देते हैं। तो साफ तौर पर ऐसी जो तस्वीरें हैं सिर्फ फतेहाबाद की नहीं है, हरियाणा के हर कोने से, हर हल्के से, हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसी जो तस्वीरें हैं वो आपस में देखने को मिलती है। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस को हरा दे, लेकिन कांग्रेस को हराने में आज पूरी तरह से सक्षम है। बात की जाए तो आपने एक पॉइंट अच्छा उठाया था कि क्या हुड्डा गुट शैलजा को वोट दिला पाएगा। ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 25 मई को इलेक्शन है। अगर शैलजा किसी कारणवश अगर कहीं हारती है सिरसा में, तो कहीं ना कहीं भीतर घात की वजह से हारेगी। अगर बीजेपी में इतनी अभी फिलहाल इतनी सिस्टम नहीं है कि कुमारी शैलजा को हरा पाए, क्योंकि कुमारी शैलजा का लगातार यहाँ सिस्टम डे बाय डे अच्छा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले काफी दिनों से अशोक तंवर का भी चुनाव है, वो डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों की धारणा है, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, कुमारी शैलजा। हालांकि डॉक्टर तंवर से खुद लोगों को नाराजगी हो सकती है, पार्टी लेवल पर नाराजगी हो सकती है। लोगों का मानना भी है कि डॉक्टर अशोक तंवर इसके बाद अगर चुनाव अगर हारते हैं तो क्या भरोसा उनको कि बीजेपी में टिक पाए या ना टिक पाए। तो साफ तौर पर अशोक तंवर और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के बीच ये कांटे की टक्कर लग रही है। और बात की जाए तो हुड्डा साहब के गुट के जो वोटर्स हैं, क्या वो शैलजा को मिल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, अभी आपको जो बीजेपी ने यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए, तो उसका क्या असर हुआ? कहाँ अशोक तंवर का चुनाव कुछ उठा या अभी भी वो पीछे ही चल रहे हैं? बिल्कुल कमल जी, पिछले तकरीबन 2 महीनों से ही बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल या जो अब मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, या दूसरी ओर जो स्टेट की लीडरशिप है, वो यहाँ लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले दिनों ही जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ आए थे। हालांकि उनके बारे में एक प्रचार किया जाता है कि राम मंदिर को बनवाने में उनकी एक अहम भूमिका वहां रही है। तो वही जो सिरसा में रैली का आयोजन किया गया था, तो उनकी तरफ से एक मैसेज यही दिया गया था कि राम मंदिर हमारे हैं, हमने ही यानी कि बीजेपी ने ही राम मंदिर का निर्माण किया है, तो राम मंदिर चाहेंगे तो मोदी दोबारा से आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आम वोटर्स पर उसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। हालांकि ये जो मुद्दे होते हैं वो एक नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं। जो लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन होता है वो नेशनल मुद्दों पर लड़ा जाता है, एक चेहरा देखा जाता है, एक प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है। हालांकि कांग्रेस इस बात से या इंडी गठबंधन इस बात को डिनाई कर चुका है कि पहले हमारी सरकार बनेगी, जिसका उदाहरण भी हमने परसों एक जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं जयराम रमेश, उनकी एक पीसी के दौरान हमने भी सवाल किया था कि जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है या सेंटर की लीडरशिप है, वो सवाल उठाती है कि इंडिया गठबंधन अगर जीत भी गया तो इनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। पीएम कैंडिडेट के लिए माथापच्ची इनको बाद में करनी पड़ेगी, मारा पट्टी होगी, गठबंधन टूटने के आसार रहेंगे या किसी और को समर्थन देते हुए दिखाई देंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की जो रैली हुई है, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, उनको कहीं ना कहीं एक धर्म गुरु भी कहा जाता है, और काफी उनका जो वर्चस्व है वो यूपी और जो दिल्ली की राजनीति में उनका देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो यूपी में है, तो वहीं से दिल्ली का जो रास्ता है वो तय होता है। तो उनके जो रैली हुई, काफी असर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। लोगों में जो जोश था वो देखते ही बनता था। हालांकि पूरी तरह से योगी और जो सिरसा वासी हैं
वो राम में ही रंगते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस चुनाव का और इस रैली का असर कितना बीजेपी को होगा, इसकी थोड़ी बहुत तस्वीर जो है 25 मई को देखने को मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक जो घोषणा है, चुनाव की जो गिनती है, वो 4 जून को होगी। लेकिन कहीं ना कहीं योगी की रैली का असर बीजेपी को, डॉक्टर अशोक तंवर को काफी प्रभाव देने वाला मिल सकता है। हालांकि अब जो कल है वो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि सिरसा लोकसभा में कोई सेंटर के बड़े नेता, बड़े मिनिस्टर की कोई रैली हो सकती है। लेकिन योगी की रैली का असर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जरूर पड़ेगा। जी। अच्छा, जो डेरा है यहाँ पर, डेरा पहले पिछले कुछ चुनाव में तो बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन बाबा राम रहीम को जो है वो जेल में जाना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर के कारण। और लेकिन उन्हें पेरोल भी बड़े रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, शायद इतनी पेरोल किसी और को मिली हो। तो डेरा का रुख इस बार किस तरफ है? कमल जी, डेरे के जो अनुयायी हैं वो इस बार पशुपेश में हैं कि किससे वोट दें, किस नेता का चेहरा देख के वोट दें, या ऐसे कौन सा चेहरा ऐसा है जो पूरी तरह से देश का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से पूरा तरह क्लियर है कि मोदी ही पीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से अभी ऐसा क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी सरकार अगर बनती है तो कौन सा जो है लीडर वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि डेरे की जो वोटर्स हैं, बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी काफी इनका वर्चस्व रहा है। बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में कहीं ना कहीं 50 से 60 लाख वोटर्स इनके माने जाते हैं। लेकिन अभी तक इनकी तरफ क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि किस नेता को, किस पार्टी को, किस लीडर को सपोर्ट करेंगे। हालांकि पिछली बार बात की जाए तो 2019 में इन्होंने खुलकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं सेंटर में एक बार फिर से दूसरी बार बाबा की तरफ से राम रहीम, क्या राम रहीम की तरफ से कोई मैसेज नहीं दिया गया है, कुछ नहीं कहा गया है? उन्होंने क्या कहा है? उनके मैसेज पर ही होगी जो बात होगी। कुछ इंडिकेशंस मिले हैं क्या कि किसे वोट देना है, या अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए? तो बाबा की तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल कमल जी, अभी तक डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम की तरफ से ऐसा कोई जो है इशारा नहीं किया गया है। हालांकि बाबा राम रहीम अभी फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में ही है। अभी उनसे ऐसी कोई वार्तालाप डेरा के अनुयायियों या डेरा प्रबंधन की तरफ से नहीं हुई है। और एक अहम जानकारी भी आपको दे दूं कि जितने भी अब तक इलेक्शन हुए हैं, डेरा की अलग से एक पॉलिटिकल विंग जो है वो बनाई गई थी। हालांकि पिछले काफी समय से वो भंग कर दी गई। अब पॉलिटिकल विंग भी जो आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेती है, क्या नहीं लेती, लेकिन फिलहाल अभी पॉलिटिकल विंग को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। जो इनके जो चेयरमैन थे, जो बराड़ साहब थे, वो भी पूरी तरह से अब एक्टिव मोड पर दिखाई नहीं देते। हालांकि काफी समय से ही जो बीजेपी को समर्थन देने का वो पिछली बार 2019 में ही डेरा की जो प्रमुख है उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, जिस पर पुष्टि करते हुए जो डेरा की जो पॉलिटिकल विंग है उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रेमियों को मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि बीजेपी को ही सपोर्ट देंगे। हालांकि 2019 में पहली बार ही पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा हेडक्वार्टर पर आए थे, तो उन्होंने डेरे सच्चा सौदा की जमकर तारीफ भी की थी कि डेरा सच्चा सौदा जैसे सफाई अभियान चलाता है, लोगों की बुराइयां दूर करता है, तो वैसा अभियान कोई भी जो है धार्मिक संस्था नहीं करता है। तो उसी के बिहाफ पे ही 2019 के चुनाव में बीजेपी को खुलकर डेरा सच्चा सौदा द्वारा समर्थन दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि डेरा संस्थान द्वारा किसको सपोर्ट किया जाए, किसको सपोर्ट नहीं किया जाए। तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में, हालांकि अभी प्रचार का कल अंतिम दिन है, लेकिन वोटिंग के लिए अभी 2 दिन पड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक गुप्त जो जानकारी वो अभी फिलहाल आने में थोड़ी अभी समय लगेगा। लेकिन क्या पशुपेश में डेरा प्रेमी हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो फैली हुई है कि डेरा के प्रेमी इस बार किस तरफ जाएंगे। हालांकि सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है, तो साफ तौर पर जो मैसेज कन्वे यहाँ से होगा तो वही पूरे देश भर में जाएगा कि डेरा के जो वोट बैंक है वो किस पार्टी, किस नेता या किस लीडर की तरफ जा पाएगा। जी, यहाँ पर एक अशोक तंवर को एक मुश्किल और आ रही थी कि गोपाल कांडा जो है वो मदद नहीं कर रहे थे उनकी, और मनोहर लाल खट्टर आए और उन्होंने कह के गए कि हमारा अलायंस है
उन्होंने अपनी तरफ से ही घोषणा कर दी कि गोपाल कांडा सपोर्ट करेंगे। बाद में गोपाल कांडा के साथ फिर मीटिंग हुई। तो अभी क्या अशोक तंवर को भी भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल दुरुस्त बात कही। जिस तरह से कांग्रेस में कुमारी शैलजा को भी कहीं ना कहीं डर है कि भीतरघात उनके साथ हो सकती है, वैसे वैसे ही बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, उनको भी भीतरघात का डर सता रहा है। बात की जाए तो अशोक तंवर अभी हाल ही में ही जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, हालांकि उससे पहले वो काफी जो पार्टियों में रहे थे। कांग्रेस के बाद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस, और उससे पहले अपना भारत मोर्चा, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात न हो जाए। तो और आपने बात की गोपाल कांडा का सिरसा में काफी उनका वर्चस्व है। सिरसा, रानिया, इलाहाबाद, कालांवाली, इन 4 हलकों में काफी उनका वजूद रहा है, क्योंकि सिरसा, रानिया और इलाहाबाद से वो और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ये खुद अपना चुनाव लड़ते रहे हैं। और पिछली बात की जाए तो अभी जो बाई इलेक्शन था इलाहाबाद में, तो गोविंद कांडा को बीजेपी की टिकट दी गई थी और 60,000 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिले थे। तो साफ तौर पर गोविंद कांडा और गोपाल कांडा अब फिलहाल अशोक तंवर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि पीछे बात की जाए तो रोहतक में एक जो मीटिंग हुई थी, जिसमें सुभाष बराला भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं वो मौजूद थे, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। तो मनोहर लाल ने ही कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे गोपाल कांडा और अशोक तंवर को एक कन्वे करवाया है कि आप दोनों एक साथ रहिए, एक साथ ही चुनाव लड़िए। गोपाल कांडा को और गोविंद कांडा को निर्देश दिए गए हैं कि आप डॉक्टर अशोक तंवर की मदद करेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में ही कहीं ना कहीं अशोक तंवर भी आप लोगों की मदद करेंगे। तो साथ पर गोपाल कांडा के अब कई कार्यक्रम हैं जो लगातार बैक टू बैक पूरे जिले भर में चल रहे हैं। हालांकि जिले की बात की जाए तो लोकसभा में चल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि रतली में भी गोपाल कांडा की एक बैठक थी, जिसमें वर्करों को कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि आप तन मन से डॉक्टर अशोक तंवर की मदद करें। एक दिलचस्प बात होगी कि अब गोपाल कांडा के जितने वोटर्स हैं वो कितना प्रभाव या अपना वोट डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में दे पाएंगे। हालांकि गोपाल कांडा और अशोक तंवर में 36 का आंकड़ा इस मुलाकात से, इस गठबंधन से पहले रहा है। दोनों की जो विवाद है, जो लड़ाई है, वो सरेआम मीडिया में अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या दोनों नेता अपना मनमुटाव भूल गए हैं? क्या दोनों ने एक दूसरे को दिल से गले लगाया है? ये देखना दिलचस्प होगा, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं 25 मई को गोपाल कांडा के समर्थक कितना अपना समर्थन है वो अशोक तंवर को दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसका जो है नतीजा वो 25 मई को देखने को मिल सकता है। जी, इस यहाँ सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पंजाब के साथ लगी हुई है, और जहां से पंजाब के किसान एंटर करके दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, वो वाला हिस्सा भी एक सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा है। वहां पर एक किसान की मौत भी हो गई थी पुलिस की गोलीबारी में, जब दोनों तरफ से हिंसा की बात आई थी। तो किसान और किसानों को देखा भी गया है कि वो जो अशोक तंवर है उसको अपना प्रचार करने से रोकने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का कितना असर है सिरसा पर? बिल्कुल कमल जी, किसान आंदोलन पिछले 3-4 सालों से लगातार चलता आ रहा है। हालांकि जो पंजाब के जो किसान हैं वो वाया सिरसा जिला से होते हुए ही दिल्ली कूच करते हैं। हालांकि इस बार भी उन्होंने काफी कोशिश की थी कि दिल्ली कूच सिरसा से ही होकर की जाए, तो लेकिन सरकार ने और सिरसा जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो दिल्ली जाने वाले जो रास्ते थे सिरसा से वाया होते हुए सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि बड़े बड़े ट्रक का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर लगाया गया, बड़े बड़े पत्थर, क्रेन और सारी चीजें। हालांकि सड़कों पर कीले तक गाड़ी गई। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना जरूरी है कि आज की तारीख में आप इस फाइट को कहां देखते हैं? 50-50, 45-55, 60-40, 30-70, मतलब थोड़ा सा इसको क्वांटिफाई करते हैं हम, तो कहां देखते हैं, कहां पर कौन खड़ा है? अशोक तंवर। और एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आईएनएलडी और जेजेपी कितना वोट ले जाएंगे? तो क्योंकि ये चारों का, आईएनएलडी का भी यहाँ प्रभाव रहा है और जेजेपी ने भी पिछली बार यहाँ
अच्छे खासे वोट लिए थे। तो मैं चेक कर रहा था, डाटा को चेक कर रहा था, तो बीएसपी को यहाँ से 25,000 वोट मिले थे और आईएनएलडी को 88,000 वोट मिले थे और जेजेपी को यहाँ से 95,000 वोट मिले थे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लगभग 2.25 लाख वोटों की। अगर ये पार्टियां आईएनएलडी और जेजेपी और बीएसपी मिलकर इस बार भी 2.25 लाख वोट लेते हैं तो ये मोटे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध होगी। तो समीकरण अभी आपको इन चारों पांचों जो पार्टियां हैं उनमें कहां कहां दिखता है, क्योंकि सीधी फाइट में हो सकता है शैलजा आगे दिख रही हो या अशोक तंवर आगे दिख रहे हो, लेकिन जब इन लोगों के मार्जिन को निकाला जाएगा तो क्या कितना वोट हासिल कर पाएंगी शैलजा और अशोक तंवर, ऐसा कुछ आप दे सकते हैं क्या हम लोगों को कैलकुलेशन? बिल्कुल कमल जी, बात की जाए तो आपने जिक्र किया 5 मुख्य जो पार्टियां हैं, जिसमें बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा और बीएसपी। उनके पुराने इतिहास की बात की जाए तो इतिहास आपके सामने ही है। तो आपने खुद जिक्र किया कि इनेलो को 88,000 और जेजेपी को 95,000 और बीएसपी जो है 25,000 पिछली बार वोट लेके गई थी, लेकिन इस बार स्थिति इनके अनुकूल बिल्कुल नहीं रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बात की जाए तो बीएसपी की पिछली बार 25,000 आए थे, तो इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 10 के नजदीक ही ये वोट लेने में कामयाब होंगे। अगर 10 भी ले जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि इतने बड़े इलेक्शन में बीएसपी का अगर सिस्टम है तो 10,000 तक या इससे नीचे ही वोट उनको मिल सकते हैं। बात की जाए तो आईएनएलडी निश्चित तौर पर पूरी तरह से इनेलो का यहाँ गढ़ सिरसा जिला रहा है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला यहीं से ही ताल्लुकात रखते हैं और देवीलाल जो है वो यहीं से ताल्लुकात रखते थे, तो काफी वजूद जो है आईएनएलडी का रहने वाला है। तो बात की जाए तो 70 से 80,000 जो वोट है वो कहीं ना कहीं इनेलो को इस बार मिल सकते हैं। हालांकि इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी की, हालांकि दुष्यंत चौटाला इनके पूर्व डिप्टी सीएम है, अजय सिंह चौटाला इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद नैना चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रही हैं और दिव्य सिंह चौटाला पूरी तरह से इलेक्शन का जो मोर्चा है वो संभाले हुए हैं। तो साफ तौर पर 80,000 के नजदीक जो जेजेपी का भी है वो कहीं ना कहीं यहाँ वोट बैंक उनको कहीं ना कहीं वोटर्स उनको वोट मिल सकते हैं। तो साफ तौर पर आईएनएलडी और कहीं ना कहीं जेजेपी की बराबर में फाइट देखने को मिल सकती है। और दूसरा सवाल आपने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कितने तक कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, तो इस पर अभी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही जो कैंडिडेट हैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस अपना वो रखते हैं। हालांकि कुमारी शैलजा को जो एक्सपीरियंस है वो लंबे समय तक रहा है, 1991 में भी वो कहीं ना कहीं सिरसा से एमपी रही हैं, उनके पिता 4 बार एमपी रह चुके हैं। अशोक तंवर का भी काफी अच्छा इतिहास रहा है, हालांकि एक बार ही वो एमपी रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में काफी मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपने परसेंटेज की बात की तो परसेंटेज में अभी फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 55 और 45 का जो रेशो है वो रहने वाला है। हालांकि कुमारी शैलजा का अभी पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशोक तंवर का यहाँ लगातार किसान जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं गांवों में जो अशोक तंवर या उनकी टीम है वो कई गांवों में तो वो उनकी विजिट भी नहीं हो पाई है। हालांकि अशोक तंवर बार बार दावा कर चुके हैं कि इस बार कहीं ना कहीं दूसरी बार लगातार कमल का फूल सिरसा लोकसभा से खिलेगा और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं मजबूत जो है वो राजनीति के लिहाज से एक मजबूत खिलाड़ी रह चुकी है, जिससे निपट पाना कहीं ना कहीं बीजेपी या दूसरी टीमों के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। तो अगर दोनों में 10% का अंतर है और आपने जो बताया उस हिसाब से लगभग 2.25 लाख वोट जो हैं वो कट रहे हैं और ये वोट जो है मुख्यतः जाट समुदाय और पिछड़े जो दलित समुदाय हैं उसी के होंगे। तो ट्रेडिशनली वोट जो है वो शैलजा जी का है और सिरसा में जो वोटरों की संख्या है वो है लगभग 17.5 लाख। तो उसका 10% जो है वो 2.25 लाख ही बनता है। तो अशोक तंवर को 5% वोट ही कवर करना है, जिसमें से 10% वोट तो शैलजा का ये जो अलग 3 पार्टियां ये खा रही हैं।
तो ये फाइट को तो बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, एकदम टक्कर की फाइट हो जाती है। बिल्कुल, जो जो तीनों मुख्य पार्टियां हैं, जेजेपी, इनेलो या बीएसपी, वो निश्चित तौर पर वोट जो है वो कांग्रेस और कुमारी शैलजा का ही काटेंगे। हालांकि आपने बात की जाए तो सिरसा में वोटर्स की जो संख्या है वो तकरीबन 19 लाख 20 हजार के नजदीक है। और बात की जाए तो अभी जो मैं अशोक तंवर, एक मिनट विजय जी, 2019 में वोटर की संख्या थी 16,57,335। ये 3 लाख एक इलेक्शन में नहीं बढ़ सकती, जनरली 1 लाख के आसपास बढ़ती है, 70,000 80,000 या 1 लाख मैक्सिमम। तो ये जो 16,57,000 है, मुझे लगता है कि ये 17.5 लाख के आसपास ही होगा। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, वो क्रॉस चेक बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बात की जाए तो आपने एक सवाल उठाया था कि ये जो तीनों मुख्य पार्टी हैं, इसका जो वोट बैंक है कितना, तकरीबन 2.25 लाख, इसका नुकसान बिल्कुल निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल जो स्थिति है, आज 22 मई है और कल 23 मई को देर शाम 5 बजे तक जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा अभी तक जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांटे की टक्कर डॉक्टर अशोक तंवर भी उनको प्रॉपर दे रहे हैं। हालांकि किसानों के कारण वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार में कहीं ना कहीं उनको बाधा देखने को मिल रही है कहीं। और फिलहाल अभी जो कांटे की टक्कर है वो अशोक तंवर और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा में ही देखने को मिल रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से पूरी सरसा सीट के पूरे आकलन दिए और आपने एक एक पक्ष और पहलू की बात की। इससे हमारे दर्शकों को पूरा अंदाज हो गया होगा कि किस तरह से सरसा सीट पर एकदम कांटे की टक्कर बनी हुई है। और आपके आकलन का अगर मैं कुछ आकलन करूं तो मुझे लगता है कि टक्कर बिल्कुल कांटे की है। थोड़ा सा एज शैलजा को जरूर है। आपकी बात से जो तात्पर्य निकला वो यही निकला, क्योंकि कुछ जो वोट कट रहा है शैलजा का, वो उन्हें थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकता है। अदरवाइज अगर सीधी बात की जाए अशोक तंवर और शैलजा की, उसमें शैलजा ही आगे दिख रही है। बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अभी कहीं ना कहीं जो दोनों की जो फाइट है वो काफी टफ फाइट है। हालांकि दोनों का काफी जो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। दोनों का जो जनता से जुड़ाव है वो अपने अपने तरीकों से होता है। हालांकि कुमारी शैलजा की बात की जाए तो 26 साल बाद वो सिरसा लौटी हैं। हालांकि अशोक तंवर या उनकी जो बीजेपी की टीम है वो लोगों के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि 26 साल बाद जो आपके दुख दर्द और आपके जो प्रोग्राम में आता है तो उसका क्या भरोसा, वो अगर हार भी जाए तो दोबारा कितने सालों के बाद वो रिपीट होगी, कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अशोक तंवर या उनकी जो टीम है वो बार बार कह रही है कि अशोक तंवर का आवास जो है वो सिरसा में है, हुड्डा पार्ट 1 में उनका आवास है। अशोक तंवर का मोबाइल सार्वजनिक तौर पर साझा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन करे तो अशोक तंवर उनसे सीधा वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो पिछले काफी समय से शुरू हो गई है। और हवाला भी उनकी तरफ से ये दिया जा रहा है कि कुमारी शैलजा का आज तक किसी को मोबाइल नंबर नहीं पता है। कुमारी शैलजा का पीए कौन है, दिल्ली बैठता है, सिरसा बैठता है, हिसार बैठता है, वो कौन है कोई नहीं पता। कुमारी शैलजा का आवास सिरसा में नहीं है, हिसार में कौन से गांव में है, कहाँ जिला कौन सा पड़ता है, विधानसभा कौन सा पड़ता है, किसी को नहीं पता। तो ये दोनों की जो अब जो बयानबाजी है वो एक दूसरे पर पर्सनल लेवल पर होनी शुरू हो गई है। तो साफ तौर पर अब जो मुकाबला है वो काफी कांटे का काफी टफ हो दोनों गया है। होने वाला है। जी जी, बहुत टफ हो गया है मुकाबला। हालांकि शुरू में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि शुरू में जब मैदान में उतरे थे अशोक तंवर और शैलजा, तब शैलजा 2 कदम आगे ही थी अशोक तंवर जी से। दोनों में खासा अंतर था, 40-60 का अंतर था। और मुझे लगता है कि इसको मैनेज करने की काफी कोशिश की गई है। जैसा विजय जी ने बताया, कुछ हद तक तो इसे पाट लिया गया है, कुछ हद तक अभी इलेक्शन में पता चलेगा। क्योंकि इस तरह के इलेक्शन में थोड़े वोट इधर हो जाना या उधर हो जाना ये कहा नहीं जा सकता है। तो अब कौन अपने वोटर्स को बूथ तक ले जा सकता है, ये एक बड़ा इश्यू होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना अच्छा गहरा पर जो है विश्लेषण किया सिरसा सीट का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।